केसी वियर का स्टेटमेंट, केसी वियर का स्टेटमेंट, ये देखिए हमें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? इसको अपने नोट्स में लिखिए, यहीं पे छोटा सा। किसने कहा है? केसी वियर ने कहा है। क्यों कहा ये मैंने आपको बताया अभी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन कहीं साइड में लिख लेना आप। मैंने क्या बोला? जैसे इंडिया है, भारत है, भारत की अगर दोस्त हम बात करते हैं, भारत में दो तरह की सरकारें हैं, एक केंद्र स्तर पर है, सेंट्रल लेवल पर, और एक स्टेट लेवल पर यानी राज्य स्तर पर। ऐसी ही होती हैं सरकारें जी। आपातकाल के दौरान हमारी सरकार, मैंने आपको समझाया कैसी हो जाती है। आपातकाल के दौरान, आपातकाल में हमारी गवर्नमेंट हो जाती है यूनिटरी। इन इमरजेंसी और गवर्नमेंट फॉर्म्स टू यूनिटरी गवर्नमेंट। एक ही सरकार के पास में सारी शक्तियां हो जाती। आपातकाल के अलावा एक अन्य उदाहरण समझिए, ऑल इंडिया सर्विसेज जानते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। किनको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जरा बताएं। यूपीएससी के तहत आने वाली सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, आईआरएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज और अन्य प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं, 20 से अधिक। तो क्या बोलेंगे यहां पर? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं, इनकी जो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, उनको नियुक्त कौन करता है? सेवाओं में जो नियुक्ति होती है, यानी एक आईएएस जो है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल द्वारा तो नहीं होती। जबकि काम किसके लिए कर रहा होता है? एक डीएम। भाई आपका राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिकारी काम कर रहे होते हैं, जैसे मान के चलो इस देश के गृह सचिव है, वो भी एक आईएएस है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक जिले में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो सेवाएं किसको दे रहे हैं? केंद्र को या राज्य को? आप कहेंगे राज्य को सेवाएं दे रहे हैं, तो नियुक्ति का अधिकार उनकी का क्या राज्य के पास था? नहीं। तो यहां पर भी हमारी गवर्नमेंट क्या हो गई? यूनिटरी हो गई, यानी शक्ति एक सरकार के पास हो गई। सर्विस स्टेट को थी, लेकिन जो अपॉइंटमेंट था उसके राइट्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। राज्य को आप जानते ही हैं, 7वीं अनुसूची के अनुरूप 7वीं शेड्यूल में क्या किया गया है? शेड्यूल में राज्य सूची को भी विषय दिए गए हैं। राज्य सूची को, राज्य सूची में कितने विषय रखे गए हैं? 61 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। और जब इस तरह के अधिकार आ जाएं, जब केंद्र और राज्य स्तर दोनों पे हो, तो यहां पर हमारी गवर्नमेंट कैसी हो गई? फेडरल हो गई। अब मेरा एक क्वेश्चन सुनना आप जानते, हमारी जो देश की व्यवस्था है उसमें यूनिटरी के लक्षण ज्यादा हैं या फिर फेडरल के लक्षण ज्यादा हैं? तो उन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, यानी सभी विषयों की गिनती यदि की जाए, तो आप देखेंगे हमारा देश जो है वो फेडरल होने की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। किसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं? एक फेडरल सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम उसको क्वासी यूनिटरी ना बोल करके क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हमेशा? क्वासी फेडरल। यानी कि हमारे संविधान में एकात्मकता और संघात्मकता दोनों का स्वरूप है, लेकिन उन दोनों की यदि तुलना की जाए तो जो संघात्मकता है उसकी ओर झुकाव ज्यादा है, इसीलिए उसको अर्ध संघात्मक कहा जाता है। थम्स अप करें, बात समझ में आ गई क्यों क्वासी फेडरल है, फेडरल क्या होता है और आपका यूनिटरी क्या होता है। तो किसके सिम्टम्स ज्यादा हुए? फेडरल के, इसीलिए बोला हमने क्वासी फेडरल। छोटी सी बात थी, छोटी सी बात थी दोस्त, कोई दिक्कत की बात तो नहीं थी इसमें। तो भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे कुछ अन्य लोगों के स्टेटमेंट भी आते हैं, उनको भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जैसे केसी वियर ने क्या कहा है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है आपका, सहकारी संघवाद किसने कहा है? भारत के संविधान को सहकारी संघवाद
सहकारी संघवाद का मतलब है आपका कोऑपरेटिव फेडरेशन। कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा है? तो एक बहुत बड़े साथी, अगर मैं बात करूं आपसे, राजनीतिक विशेषज्ञ हुए हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, उनका ये स्टेटमेंट है, ग्रेनविल ऑस्टिन। एक स्टेटमेंट और आता है, वो कहा गया है आपका आइवर जेनिंग्स ने, केंद्रीकरण के साथ में संघ, केंद्रीकरण के साथ, केंद्रीकरण के साथ में संघ, यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन, ये किसने कहा है? यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन आइवर जेनिंग्स ने कहा है। किसका स्टेटमेंट है? आइवर जेनिंग्स का। ये बात आप समझ गए कि हमारा क्वासी फेडरल क्यों है? सहकारी संघवाद का मतलब है, वो कह रहे हैं कि फेडरल में आपका कोऑपरेटिव मतलब राज्यों का सहयोग होना जरूरी है। अभी हमने बात की राज्यों का सहयोग कैसे, जैसे राज्य सूची में हमने विषय दिए हैं किसी सरकार में, और यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन, इसकी भी बात हमने कर ली आपसे कि यूनाइट कब होगा और पावर का सेंट्रलाइजेशन किस तरह से होता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी में होता है या बाकी अन्य देशों में होता है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं समझा रहे हैं सर, ऐसा कोई वर्ड आप अगर शांति से सुनेंगे तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आप चाहें तो मैं फ्रेंच में बोल सकता हूँ थोड़ा, आप चाहें तो मैं थोड़ा सा तेलुगु में बोल सकता हूँ, इन प्यार इन्ना किरातू इंदे प्यार इन्ना। इतने मूर्ख बच्चे मत बनो दोस्त, क्लियर है? यूनियन विद सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण के साथ में, केंद्रीकरण के साथ में कोई दिक्कत? भारत का संविधान अर्थसंघात्मक हो गया, छोटी सी बात है। अब यहां पर दोस्त जब हम संघात्मक की बात कर रहे हैं तो आप एक शब्द देख पा रहे होंगे, संघ। क्या इसको आप देख पा रहे हैं? संघ का क्या मतलब होता है, ये हमको समझना है। अभी तक तो हमने सिर्फ शब्दों को समझा, एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक, लेकिन इन शब्दों का जो आधार है वो तो संघ शब्द ही है। तो संघ शब्द को समझने के लिए हमको कुछ चीजों को समझना पड़ता है, जिसमें तीन चीजें आती हैं आपका। सबसे पहला लिखेंगे कॉन्फेडरेशन, यानी कि परिसंघ को, परिसंघ, कॉन्फेडरेशन। व्हाट इज कॉन्फेडरेशन, या मैं आपसे बोलूं परिसंघ क्या है? परिसंघ क्या है? व्हाट इज कॉन्फेडरेशन? जब हम कॉन्फेडरेशन को समझ जाएंगे तो उसके बाद में हम समझेंगे संघ। तीन चार लाइन छोड़ के लिखना, फेडरेशन क्या है, और तभी आप इन तीनों का अंतर भी समझ पाओगे, जो शायद आज से पहले ना समझा हो। संघ अर्थात यूनियन क्या है? पहले तो मुझे बताइए, भारत इन तीनों में से क्या है? भारत कॉन्फेडरेशन है, भारत फेडरेशन है, या फिर भारत एक यूनियन है? जब आप आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? पहले ही आर्टिकल में कंफ्यूजन है। भारत राज्यों का संघ है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन अर्थात भारत क्या है? आपका यूनियन है। छोटी सी बात है, लेकिन तीनों में अंतर क्या है? देखो, परिसंघ क्या होता है? परिसंघ का सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। यूएसए से इसको समझते हैं। यूएसए किसका गुलाम रहा था, जरा बताएंगे? यूएसए 4 जुलाई 1776 को आजादी उसको मिलती है। फ्रीडम मिली किससे? ब्रिटेन से। फ्रांस की हेल्प से इसको आजादी मिली थी, ब्रिटेन से। अब जब किसी देश को आजादी मिली तो वहां पर इस टाइम पे अमेरिका में आपका रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिकी रिवॉल्यूशन कब हुआ था? अमेरिकी क्रांति हुई थी आपका 1775 से 83 तक। 1775 के
जब प्रयासों में शुरुआती दौर में 76 में आपका ये आज़ाद हो गया, लेकिन वहाँ पर रिवॉल्यूशन चलता रहा वहाँ के परिवर्तनों को लेकर के। इसी दौर में यहाँ पे एक छोटा सा नोट बनाना, और वो छोटा सा नोट बनेगा आपका 1777 में, 1777 में यूएसए में परिसंघ बना, यूएसए में परिसंघ बना 1777 में। यह परिसंघ 1777 में बन गया, लेकिन इसने काम करना शुरू नहीं किया। इसकी जो फंक्शनिंग हुई, यह परिसंघ 1781 से 1789 तक कार्य करता रहा। क्यों भैया 1789 में क्या हुआ था? यह परिसंघ यहां तक काम करता रहा, लेकिन इस परिसंघ को 1789 में समाप्त कर दिया गया। 1789 में इसको क्या कर दिया गया? डिसॉल्व कर दिया गया। सीधा से एक शब्द लिख लिया, 1789 में इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि 1789 में अमेरिका का संविधान तैयार हो चुका था, जो दुनिया का पहला लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बन चुका था। छोटा सा इसका इतिहास रहा, अब इसको बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। देखो 1777 में क्या बोला मैंने? परिसंघ बना। इसका मतलब क्या है? अमेरिका जो था आपका किसका गुलाम हुआ? ब्रिटेन का। और अमेरिका में थी 13 कॉलोनी। जैसे भारत में आजादी से पहले कितनी रियासतें थी? लगभग 600 रियासतें, या हम कहते हैं 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। आप आपको बात करें, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, रियासतें थी, देसी थी, ब्रिटिश नियंत्रण वाली थी। ऐसी अमेरिका में कितनी कॉलोनी थी? 13। तो ये 13 कॉलोनी जब आपका स्वतंत्र हो गई ब्रिटेन से, तो इन 13 ने क्या बोला आपस में कि हम सब मिलकर 13 ही बनाने पड़ेंगे। आप समझ जाओगे, 4-5 से समझ जाओगे ना। इन्होंने बोला कि हम सब मिलकर के आपस में क्या बना लेते हैं? एक कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं, यानी हम सब सवरीन रहेंगे, हम सबके अपने जो हित हैं वो सुरक्षित रहेंगे। बस हम कुछ पावर्स क्या करेंगे? कुछ पावर्स, 1-2 पावर्स मान के चलो, आपके रक्षा मामले, ठीक है, या मान के चलो अपने संचार मामले, ये हम क्या दे देते हैं? जो 13 कॉलोनी थी, उन्होंने बोला कि हम मिलके क्या बना लेते हैं? परिसंघ बना लेते हैं। अब ये परिसंघ बनता क्यों? मतलब इनका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी बाहर की कंट्री से जब हम पेश आएंगे तो हम सब एक बन के पेश आएंगे। अंदर क्या होंगे? हम सब अलग अलग होंगे, और हम जब चाहें इस परिसंघ को छोड़ सकते हैं। याद रख लेना, किसी भी संघ में परिसंघ जो होता है वो सबसे कमजोर इकाई होती है। सबसे कमजोर कौन सा होता है? परिसंघ, क्योंकि इसके मेंबर्स इसको कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी इसको त्यागा जा सकता है। छोटी सी बात है, याद रखेंगे। इसमें जो सदस्य होते हैं वो स्वैच्छिक होते हैं। इसकी मेंबरशिप जो होती है वो वॉलंटरी होती है। कैसे होते हैं इसके सदस्य?